हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कस किया कि हम लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज हम लोग देखिए फर्स्ट पार्ट जो आपका हो जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस किससे बना है। तो साइंस बना है लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, और जिसका अर्थ होता है जानना। और अगर हिंदी में बात की जाए तो देखिए विज्ञान किससे बना है। तो विज्ञान वी प्लस ज्ञान से बना है, और जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान। अगर परिभाषा की बात की जाए, इसे परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं हम कि देखिए किसी वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सजीव और निर्जीव पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं, देखिए विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है जीव विज्ञान, उसके बाद आपका हो जाता है भौतिक विज्ञान, और उसके बाद आपका हो जाता है रासायनिक विज्ञान। इसमें देखिए हम लोग इन जो हैं इनके चैप्टर्स, इनसे रिलेटेड उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं सजीव यानी लिविंग। तो सजीव क्या होती है? जिनमें जान होती है, सा प्लस जीव यानी जान जिनमें है वो सजीव हैं। तो इनको देखिए अपने लफ्ज़ों में भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो जीवित होती हैं, जिनके निर्माण की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, क्या कहलाती है? सजीव कहलाती है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या है? सजीव है ना, जिंदा है। पेड़ पौधे क्या है? कीड़े, जंतु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि हो जाते हैं। ये सब सजीव हो जाते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है ना। अब देखिए निर्जीव की अगर बात की जाए तो निर्जीव किन्हें कहते हैं? यानी कि नॉन लिविंग। तो वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो जीवित नहीं होते हैं। अब जैसे कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं इसमें? तो जैसे आपकी कुर्सी हो जाती है, मेज़ हो जाती है, पेन हो जाती है, धातु, प्लास्टिक और भी इस तरह की चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं? आपकी निर्जीव चीज़ हो जाती है। अब जैसे अगर आप कहें कि कुर्सी तो फिर से बन जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जीवन है, उसमें उसको तोड़ मोड़ के उससे दूसरी भी चीज़ प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कुर्सी बनी तो बड़ी लकड़ी से बनी, उसके बाद वो टूट गई, उसको दूसरा रूप दे दिया, है ना। तो लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य में तो ऐसा नहीं होता है ना, वो जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसमें जीवन है, वो सजीव है। और जो ये चीज़ें आपकी हो जाती है, कुर्सी, मेज़, पेन, धातु, प्लास्टिक, आपके आसपास में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाती हैं? ये निर्जीव हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो या आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिसका हम रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज़ में आपको डाउट है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है ना। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अब देख लेते हैं सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। अब क्या होती है तो इसको समझ लेते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु यानी वायरस होता है। और वायरस, अब इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए दरवाजे में लग गया तो क्या होता है? ये जैसे निर्जीव जैसा रिएक्ट करता है, और अगर मनुष्य में लग गया तो ये सजीव जैसा रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है? ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो जाता है। कौन? तो विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है ना। अब चलते हैं, देख लेते हैं सजीव व निर्जीव में क्या चीज़ है। देखिए सजीव और निर्जीव में जैसे कि आपका हो जाता है
देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर को समझ लेते हैं कि इनमें क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोशिकीय संरचना पाई जाती है और सजीव में, और निर्जीव में आपका हो जाता है, देखिए सजीव में क्या होता है तो कोशिकीय संरचना, सजीव, पहले इसको लिख देते हैं सजीव और निर्जीव, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है यानी सजीव में, और निर्जीव में क्या होता है तो कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। सेकेंड नंबर पर हो जाता है सजीव श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। देखिए जो जिंदा होते हैं, जो जीवित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, है ना। और जो निर्जीव होते हैं, जैसे आपका पेन हो गया, आपकी मेज़ हो गई, कुर्सी हो गई, ये क्या सांस ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो आप इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही लिखें, आप अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी लिख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं वृद्धि व विकास होता है। अब जो सजीव होते हैं तो उनमें क्या होता है, वृद्धि भी होती है ना, और उनका विकास भी होता है। और आपका निर्जीव में होता है तो वृद्धि और विकास नहीं होता है। उसके बाद इसमें देखिए संवेदनशीलता होती है, यानी सजीव में संवेदनशीलता होती है और निर्जीव में संवेदनशीलता नहीं होती है। आपका 5th नंबर पर हो जाता है पानी, भोजन, हवा की आवश्यकता होती है, यानी जो मनुष्य होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, देखिए पेड़ पौधे भी आपके सजीव हैं, है ना। तो जो ये होते हैं तो इनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनको हवा, पानी, भोजन सभी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपके जैसे कि भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता नहीं होती तो किनको नहीं होती है, निर्जीव वस्तुओं को नहीं होती है। जैसे आपका पेन हो गया, क्या इसको पानी की आवश्यकता है या हवा की आवश्यकता है या भोजन की आवश्यकता है, नहीं ना। तो इस तरह से क्या है कि निर्जीव में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए उत्सर्जन की क्रिया होती है, और देखिए उत्सर्जन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, सब चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। और इसमें देखिए जो निर्जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद आपका सजीव हो जाता है तो प्रजनन होता है, यानी कि प्रजनन का मतलब क्या होता है कि उनमें जैसे वो बच्चे जन्मते हैं, और आपका निर्जीव तो इसमें प्रजनन नहीं होता है। और सजीव में अनुकूलन होता है, यानी जो सजीव होते हैं वो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को वहाँ पे ढाल लेते हैं। यानी कि देखिए पौधे होते हैं वो भी पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, मनुष्य भी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और जंतु भी अपने पर्यावरण वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें निर्जीव होते हैं उनमें अनुकूलन होता ही नहीं है, उनको क्या ढालना है ना, वो तो नहीं, क्योंकि भाई जिसके जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ टेबल की आवश्यकता है तो वो टेबल ले आए, किसी को पेन की आवश्यकता है तो वो पेन ले आए, उनमें पर्यावरण और अनुकूलन का तो कोई महत्व नहीं होता है ना। उसके बाद सजीव में जीवन चक्र होता है, क्योंकि इसमें देखिए जन्म होता है और फिर मृत्यु भी होती है। मनुष्य भी जन्म लेता है, उसको मृत्यु प्राप्त होती है, जीव जंतु हैं वो भी जन्म लेते हैं, उनको भी मृत्यु प्राप्त होती है ना। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं तो उनमें जीवन मरण का कोई हिसाब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक वस्तुएं, यानी कि नेचुरल थिंग्स। तो प्राकृतिक वस्तुएं किन्हें कहते हैं, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जैसे हवा हो गई, है ना, हवा क्या है, हमको कुदरत की तरफ से हमें उपहार स्वरूप प्रदान हुई है। मिट्टी क्या है, हमें कुदरत की तरफ से हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है। तो ये सब क्या हो जाती हैं, ये प्राकृतिक वस्तुएं हो जाती हैं। इनको हम इस तरह से कह सकते हैं, वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वायु पर हमारा जीवन निर्भर करता है, अगर वायु ना हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? अगर हम ऑक्सीजन ना लें, सांस ना लें, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है ना। और इसी तरह से देखिए आपका क्या हो जाता है, जो जल होता है, क्या जल के बिना हमारा जीवन संभव है? नहीं। तो ये सब हमें प्राकृतिक की तरफ से उपहार स्वरूप मिला है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हो जाती, यानी कि नेचुरल थिंग्स हो जाते हैं। उसके बाद मानव निर्मित वस्तुएं, अगर हम अपने लफ्ज़ों में बयान करें, यानी
लफ्ज़ों में कहें तो मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जो मानव उसको बनाता है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह से, जैसे कोई भी आपके आसपास में आपकी फ्रिज हो गई, आपका कूलर हो गया, आपका पंखा हो गया, आपका टीवी हो गया, आपके पास जितने भी सामान है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, किसने बनाया? मानव ने बनाया ना। इसका निर्माण किसने किया? तो मानव ने किया। आपकी टेबल हो जाती है, आपकी चेयर हो जाती है, आपका पेन हो जाता है, ये सब किसने बनाया? तो मानव ने बनाया। तो इसलिए मानव निर्मित वस्तुएं हो जाती हैं, यानी कि मैन मेड थिंग्स हो जाती हैं। अब देखिए इस तरह से भी समझ लेते हैं कि वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक हो गई, कांच हो गया, साबुन हो गया, कपड़ा हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हो गई, है ना, जो भी आपको आसपास दिख रही हैं। क्योंकि मनुष्य क्या करता है? आवश्यकता अनुसार चीज़ों को बनाता है। जिस चीज़ की उसे ज़रूरत लगी उसने बनाया, है ना। तो यही पहले मनुष्य कैसा था? पहले तो मनुष्य ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले तो वो जंगलों में रहता था, वो कपड़े भी नहीं पहनता था, वो भोजन भी बना हुआ नहीं खाता था। उसके बाद जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई तो धीरे धीरे आविष्कार होते गए, तो मनुष्य ने इन सब चीज़ों का आविष्कार कर दिया। तो यही मानव निर्मित वस्तुएं हो जाती हैं। आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने ये एग्जाम्पल दिए तो आप भी यही एग्जाम्पल दें। आपको उस टाइम, जैसे एग्ज़ाम के टाइम जो भी एग्जाम्पल आ रहे हो या आपको जो आसान लगे वो एग्जाम्पल आप लिख दें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यही लिखें। उसके बाद प्लास्टिक के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें हम पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए जैसे आपका प्लास्टिक, कांच, साबुन, कपड़ा, कंप्यूटर आदि। अब देखिए कांच के बारे में, साबुन के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि देखिए ज़्यादा अगर पढ़ ले और वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि हालांकि नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिस चीज़ की नॉलेज हो जाए, लेकिन अभी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो वही चीज़ें पढ़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग कांच के भी बारे में जानेंगे, साबुन के भी बारे में जानेंगे, लेकिन हम प्लास्टिक के बारे में सबसे पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो प्लास्टिक आपका क्या है? बहुलक है, और इसकी क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो इसकी क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। अब देखिए ये दो तरह की होती है, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। अब बात कर लेते हैं। देखिए प्लास्टिक हमारा एक बहुलक है। जब किसी पदार्थ का निर्माण कई सारे अणुओं, देखिए क्या, तो कई सारे अणुओं से मिलकर बना हो तो ये पदार्थ आपका बहुलक कहलाता है। अब जैसे आप आ गया क्वेश्चन कि बहुलक किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ का निर्माण कई सारे अणुओं से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वो कहलाता है बहुलक, ठीक है। और जिस क्रिया में बनता है वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो बहुलीकरण क्रिया कहलाती है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्लास्टिक जैसा कि बताया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक होती है और थर्मोस्टैटिक होती है। अब इसको समझ लेते हैं। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जो होती है वो कैसी होती है, किस तरह की होती है? तो देखिए आपने प्लास्टिक को लिया, मान लीजिए आपने प्लास्टिक को लिया, हम लोग थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के बारे में समझ रहे हैं। आपने प्लास्टिक को लिया और आपने क्या किया? उसको लिया और गर्म किया और आकार में ढाल दिया। और क्या किया आपने? और आकार में उसको ढाल दिया। और जब आकार में उसको ढाल दिया तो इस आकार में वो ढल गई। अब क्या होगा? अब पुनः आप इस आकार में नहीं ढाल पाएंगे। माना जैसे कि आपने प्लास्टिक ली और आपने इस आकार में उसको ढाल दिया। अब आप ये सोचें कि इस आकार में वो फिर से ढल जाए तो नहीं ढलेगी। ये किसकी पहचान है? तो ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक की पहचान हो जाती है, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। और थर्मोप्लास्टिक इसका उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो उल्टा हो जाता है, यानी कि ऐसे समझ लेते हैं कि आपने क्या किया? इसको गर्म किया, यानी कि प्लास्टिक को गर्म किया और उसको आकार दिया, ठीक है ना। और जब उसको आकार में ढाल दिया, जैसे आपने प्लास्टिक लिया और उसको आकार में ढाल दिया,
फिर से आप क्या कर सकते हैं, तो आप वापस उसी आकार में इसको ढाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी प्लास्टिक है, आपने उसको इस आकार में ढाला और उसके बाद आप पुनः इस आकार में ढालना चाहते हैं तो आप ढाल सकते हैं। तो ये किसकी पहचान हो जाती है, तो ये थर्मोप्लास्टिक की पहचान हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि देखिए थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक जो होती है उसको आप पुनः उसी तरह से नहीं ला सकते, और जो थर्मोप्लास्टिक होती है आप पुनः उसमें बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ सरल भाषा में। जैसे मान लीजिए आपने कोई कागज़ लिया और कागज़ को जला दिया, उसके बाद कागज़ क्या हुआ, राख हो गई। अब क्या उस राख को आप पुनः कागज़ कर सकते हैं, नहीं ना, नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया, वो थर्मोसेंटिक प्लास्टिक जैसा हो गया। अब थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण इसी तरह से समझ लें। तो देखिए आपने पानी लिया और पानी को आपने बर्फ बना दिया, आपने फ्रिज में रखा, वो बर्फ बन गया। अब उसको क्या किया, फिर से आप पानी में उसे बदलना चाहते हैं, तो आपने उसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया और वो फिर से पानी बन गया, है ना। तो क्या हुआ, पानी से बर्फ बना और बर्फ से पानी बन गया। तो ऐसी क्रिया होती है थर्मोप्लास्टिक की, यानी कि आपने ली प्लास्टिक और उसको गर्म किया, दूसरे आकार में ढाला, फिर से आप चाहेंगे तो उसी आकार में वो ढल जाएगी। तो ये आपकी थर्मोप्लास्टिक हो जाती है। इसके बाद देखिए हम लोग समझ लेते हैं पौधों एवं जंतुओं में समानता। तो सिमिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग पौधों और जंतुओं में समानताएं को, यानी जो समानताएं हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भोजन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है और जंतु को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब श्वसन, पौधे भी श्वसन करते हैं, जंतु भी श्वसन करते हैं। उत्सर्जन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। अब वृद्धि की बात की जाए तो देखिए वृद्धि पौधों में भी होती है, क्योंकि क्या होता है कि वृद्धि पहले बीज होता है, बीज से फिर अंकुरित होता है, फिर अंकुरित से छोटा सा पौधा बनता है, फिर छोटे पौधे से बड़ा पेड़ बन जाता है, फिर उसमें फल आने लगते हैं, यानी उसकी वृद्धि हो रही है। इसी तरह मनुष्य जन्म लेता है, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, सारी अवस्थाएं आती जाती हैं। तो क्या हुआ, तो वृद्धि हुई। प्रजनन दोनों में होता है ना। छोटे पौधे से बड़ा पौधा बनता है ना, फिर इसी तरह से जो बच्चे होते हैं तो बड़े भी बनते हैं। तो इस तरह से यानी कि प्रजनन होता है। फिर संवेदनशीलता, आप छुई मुई का पौधा लीजिए, उसको टच कीजिए, तो देखिए उसकी पत्तियां, जब आप टच करेंगे उसकी पत्तियां क्या होंगी, वो मुरझा जाती हैं। और देखिए मनुष्य क्या होता है, यहाँ पे देखिए जंतु, पौधे और जंतु दोनों में संवेदनशीलता होती है, अनुकूलन। पौधे भी अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसा कि कई बार मैं ये एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि जैसे मान लीजिए जो कैक्टस का पौधा होता है वो राजस्थान में उगता है। वहाँ पे जब उगता है तो वहाँ पे पानी की कमी है ना, वहाँ पे सब बालू ज़्यादा हो रखी है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब पौधे ये उगते हैं तो पानी को वो संचित करते हैं और वो उसमें जो कांटे निकल आते हैं, तो इसी का एक रिजल्ट होते हैं कि वो कांटे निकल आते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे अनुकूलन की बात हो रही है। उन्होंने वहाँ के अनुसार अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लिया, है ना। और जो इधर के इस क्षेत्र के पौधे हैं तो वो अपने तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। इसी तरह से जो जंतु हैं, जैसे ऊँट है आपका, उसके गद्दीदार पैर होते हैं। और आप ऐसे रोड पे ले आओ, जैसे मान लीजिए जो ये रोड होती है इन पे आप उनको चला दो तो क्या वो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन रेगिस्तान, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसके गद्दीदार पैर होते हैं, तो वो वहाँ पे उसको कंफर्टेबल है, वो वहाँ का जहाज कहा जाता है ना। तो उसने वहाँ के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। तो इस तरह से देखिए पेड़ पौधों में भी अनुकूलन होता है और जंतुओं में भी अनुकूलन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो पौधे हैं और जंतु हैं उनमें भिन्नताएं क्या होती हैं, यानी उनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए पौधे और जंतुओं में भिन्नताएं देख लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं ना। पौधे देखिए अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, तो स्वयं बना लेते हैं। और जंतु क्या करते हैं, वो स्वयं नहीं बनाते हैं,
पौधे या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। देखिए जो जंतु होते हैं जैसे खरगोश है तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं। अब आप ले लीजिए जैसे मान लीजिए शेर है तो किसको खाता है, तो वो जैसे छोटे जानवरों को खाता है। उसके बाद गिद्ध किसको खाता है, सड़े गले मांस को, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो जंतु या मनुष्य जो भी, जैसे कि और तो क्या करते हैं, तो गिद्ध वगैरह होते हैं तो ये जो है उनको खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। उसके बाद श्वसन, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो देखिए आपके जो जंतु हो जाते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, यही तो बात है। देखिए उल्टा होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो ऑक्सीजन, अगर कहें कि क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं कि छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो पौधे लेते हैं, है ना, और जीव जंतु छोड़ते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद गति हो जाती है, तो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। अब देखिए जो आपके पौधे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पौधों को लगा दिया और वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, है ना, नहीं करते हैं। लेकिन जो जीव जंतु हों वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ऐसा ही तो होता है कि भाई पेड़ पौधों को आपने एक जगह पे लगा दिया तो क्या वो चल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति पाई जाती है। किन में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पौधों में। और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, किन में नहीं पाई जाती है, तो जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अब संवेदना, तो पौधों में संवेदना बहुत कम होती है और जंतुओं में संवेदना अधिक होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पर देखिए किस पर डिस्कस किया, हम लोगों ने पौधे व जंतुओं में भिन्नताओं पर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम लोगों ने किन किन चीज़ों पे और डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए ये जाना कि जो साइंस है वो किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या होता है, जानना होता है। और अगर हिंदी में बात की जाए तो विज्ञान +, ज्ञान, यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान, इसको जाना। फिर इसकी परिभाषा को जाना, फिर उसके बाद सजीव निर्जीव वस्तुओं को जाना, उसके बाद सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर को जाना, उसके बाद प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जाना, उसके बाद थर्मोसेंटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक को जाना, और उसके बाद देखिए पौधों एवं जंतुओं में समानता, इसको देखा, और पौधों व जंतुओं में भिन्नताएं, इसको देखा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स एक बात मैं और भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप लोग और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग नोट्स बनाते चलें तो वो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग देखिए उंगलियों से लिखेंगे, आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तो कई इंद्रियां काम करती हैं। जब बहुत सारी इंद्रियां काम करती हैं तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। और देखिए जब आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और आपने जैसे मान लीजिए कि आपने क्लास अटेंड कर ली, ठीक है, और इसके बाद आपने नोट्स नहीं बनाए, तो क्या होगा, जब दोबारा आपको रिवीजन करना होगा तब आप कैसे करेंगे, फिर से आप क्लास देखेंगे। क्लास देखना अच्छी चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम होगा, आपके पास टाइम कम होगा, है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नोट्स से फटाफट से रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग नोट्स भी बनाते चले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।